नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का शंखनाद हो चुका है। जी हां, चुनाव आयोग ने 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन बड़ी अपडेट्स क्या कुछ हैं, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, 5 राज्यों के चुनावों का ऐलान दोपहर 3:30 बजे होगा। चुनाव आयोग के अधिकारी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बाबत जानकारियां देंगे। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, यहां की तारीखों का ऐलान आज होगा। गोवा और मणिपुर की तारीखों का ऐलान जो है वो भी करने आज चुनाव आयोग जा रहा है। तो 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उनका शुभ मुहूर्त आप कह सकते हैं कि आज तय होने वाला है। और किस तरह की रणनीतियां चुनाव आयोग तैयार करेगा, इस कोरोना की महामारी के बीच ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि सभी की नजर इसी बात पर टिकी हुई है। जब भारत में रोजाना कोविड मरीजों का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर चुका है, ऐसे में देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। और अब चुनाव आयोग किस तरह की सावधानियां और किस तरह की प्रिकॉशंस बरतेगा, यह देखने वाली बात होगी। आज 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। ऐसी जानकारियां हैं कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएगा, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। तो वहीं पंजाब में 1 से और 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। गोवा छोटा राज्य है, एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और मणिपुर में 1 या 2 चरण लग सकते हैं। तो इस तरह से पूरा चुनावी खाका जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2-3 हफ्तों तक आगे चल सकता है, लेकिन आधिकारिक जानकारियां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएंगी। तो कितने चरणों में कहां मतदान हो सकता है, इसकी जानकारियां भी एक बार आपको साथ साथ देते हैं। आंकड़े क्या कुछ कहते हैं कि किस राज्य में कितने चरणों में पूरा चुनाव होने जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए इसकी पूरी जानकारियां क्या है ये आपको बताते हैं। यूपी में देखिए सकता है, तो वहीं उत्तराखंड 1 चरण में चुनाव पूरा होने की संभावनाएं हैं। पंजाब में हालांकि 1 से 3 चरण लग सकते हैं। गोवा छोटा राज्य है, इसलिए संभावनाएं है कि चुनाव आयोग यहां पर एक ही चरण में पूरी आबादी को कवर कर लेगा। और इसी तरह से मणिपुर में भी 1 या फिर 2 चरण लग सकते हैं। मणिपुर हालांकि राज्य बहुत छोटा है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी सी विकट रहती हैं, इसीलिए 2 चरण भी यहां पर संभव है। ये चुनावी मुद्दे हैं 5 राज्यों के। सबसे पहला मुद्दा तो इसमें कोरोना ही है, फिर महंगाई, बिजली, पानी, विकास, ये 5 राज्यों के मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें रोजगार, किसान आंदोलन यूपी और पंजाब में एक मुख्य मुद्दा रह सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब में कानून व्यवस्था एक मुख्य मुद्दा है। तो वहीं महिला की सुरक्षा को लेकर भी एक मुख्य मुद्दा है। राष्ट्रवाद भी चुनावी मुद्दा बन सकता है, संभावनाएं हैं। तो वहीं भ्रष्टाचार, एक के बाद एक ईडी और सीबीआई की छापेमारियां, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि इस बार इन 5 राज्यों में हावी रह सकते हैं। बात करते हैं इस मुद्दे पर। मेरे साथ सुशील यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मौजूद हैं स्टूडियो में। सुशील यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो सर, एक बड़ा लंबे समय से इंतजार था सभी को
कि चुनावों की तारीख आए। आज शुभ मुहूर्त तो आ चुका है, लेकिन अब चुनौतियां बहुत बड़ी हैं राजनीतिक दलों के सामने भी, चुनाव आयोग के सामने भी, और चुनौती का सबसे बड़ा नाम तो कोरोना ही है अभी आज की तारीख में। कैसे देखते हैं? केशव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनावों के अंदर सबसे बड़ी चुनौती आज महामारी के रूप में कोविड हमारे सामने है, जिसमें कोविड अपना वेरिएंट बार बार बदल रहा है। तो सरकारें जो अपनी तैयारियां हैं हेल्थ की, इन चीजों की, वो कोई नहीं है, वैसी की वैसी है जैसी पहले वेरिएंट में थी, वही आज थर्ड वेरिएंट में है। मेरा निजी विचार है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं, कि इस महामारी के दौर में हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 125 करोड़ जनसंख्या को रैलियों के, चुनाव आयोग के, इनके नाम पे आप महामारी में नहीं झोंक सकते। यानी कि आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी को भी अगर चुनाव आगे खींचना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत परेशानियां नहीं है, एथिकली लेके आगे जाना चाहिए। देश की जनता के भले के लिए हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बात की बात है, चुनाव आयोग तय करेगा। सुशील जी, मुख्य मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं? पंजाब में तो सियासी गर्मी जो है वो अभी से चढ़ गई है, प्रधानमंत्री के साथ जो पूरा वाकया हुआ सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जनता को प्रभावित करेंगे आपकी तरफ से? सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा जो है महंगाई है, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं हैं, महामारी है, आपका उसमें गैस के दाम हो, पेट्रोल के, डीजल के दाम हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सुरक्षा का मामला है जो कि आपने बोला पंजाब में। तीसरा, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी सरकार ही अपने पिछले कुछ समय के दौरान में मुख्यमंत्री बदलती जा रही है इनके राज्य सरकार में। दूसरा, जितने भी एजेंडे हैं, तो ये तो सर आपके साथ भी हुआ है पंजाब में। महंगाई तो पंजाब में भी है, मुख्यमंत्री तो वहां भी बदला है। अब एक बदला या दो बदला सुशील जी, लेकिन बदलाव तो बदलाव है। आप एक चीज बताओ, बदलाव हमने तो भले के लिए किया है। नहीं, आप करें तो भला, वो करें तो बुरा। ऐसा भला बुरा नहीं है, सारी पार्टियां हैं, पर इन्होंने जो इनके शासित प्रदेश हैं उनमें एजेंडे अलग हैं, हमारे एजेंडे अलग हैं। बीजेपी के लिए एजेंडा ये लेके नहीं चल रहे कुछ भी। महंगाई की बात नहीं करना चाहते, कानून व्यवस्था की बात नहीं करना चाहते। तीसरी चीज, इनके खिलाफ थोड़ा सा कुछ इनको लगता है कि इस प्रदेश के अंदर हमारे खिलाफ माहौल जा रहा है जनता के अंदर, उस केस में ईडी की, सीबीआई की, इनकी छापेमारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि बिजली, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे। तो पंजाब में भी ये मुद्दे रहेंगे? पंजाब में रहेंगे। हमने, सरकार ने जितना कर सकती थी, हमने जनता के लिए, रोजगारों के लिए नए दरवाजे खोले हैं। हमारा नया मुख्यमंत्री, आप एक चीज देखो, आम जनता के बीच में रहता है, आम जनता की बात करता है। तो सभी मुख्यमंत्री रहते हैं सुशील जी? नहीं, इतना कहां है, आप बताओ बीजेपी में कहां है? आप एक बताओ जनप्रिय नेता हो इनके पास। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक दीपक गहलोत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दीपक गहलोत जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आपको मेरी आवाज? जी, हम सुन पा रहे हैं सर। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चुनाव आयोग ने आज तय किया है 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तारीखों का ऐलान कर देंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं जो मुख्य रूप से रहने वाले हैं? क्योंकि सुशील यादव जी मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए हैं, पंजाब में हमने बदले हैं तो जनसेवा के लिए बदले हैं। पंजाब में हमारा मुख्यमंत्री जनता के बीच रहता है और सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में है। केशव जी, मुद्दे तो भाजपा के प्रवक्ता अपने बताएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने बताएंगे। अभी जो कोरोना वाला, जो महामारी वाला चल रहा है, ये तो मेरी नजर में और कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने कोरोना को टैकल किया है और फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, जो भी जितने भी हमारे यहाँ पे इसके रूप आए, उन सबको बहुत अच्छे से टैकल किया है। किसी न किसी प्रकार की कोई, और हम किसी भी प्रकार की रेट को मिला ले, चाहे संक्रमण की रेट को मिला ले, चाहे डेथ रेट की को गिन ले, तो विश्व में सबसे कम जो जहाँ पे ये रेट रही है उनमें भारत का नाम आता है। तो कोरोना का कोई ऐसा मामला नहीं है। और बाकी पार्टी अपने अपने मुद्दे लेकर आएंगी, जिनको लगता है कि अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि हमने भले के लिए किया है, उन्होंने बुरे के लिए किया है। हर कोई भले के लिए करता है, जिस तरीके से जो भी जनता को समझना है कि कौन कौन से मुद्दे लेके आ रहे हैं और कौन सा मुद्दा कहां तक सही है। मुद्दे क्या कुछ रह सकते हैं दीपक जी? क्या वाकई जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए किसी भी स्थिति में, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी स्थान पर, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, विकास, रोजगार, ये मुद्दे हों, क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं? या फिर जिस तरीके से माहौल बदलता जा रहा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा इसमें नया जुड़ गया, पंजाब के चुनाव के नजरिए से देखे, वहां के वोटर्स के नजरिए से देखे, उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो है वो कभी से चलता आया, इस तरह के मुद्दे। केशव जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने लंबे समय तक एक पार्टी की सरकारों ने राज किया और फिर भी सड़क, बिजली और पानी जैसे
भौतिक आवश्यकताओं के मुद्दे आज भी गिनाए जाते हैं। बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि ये मुद्दे हैं, क्योंकि आज इसका एक और दूसरा कारण ये है कि आज के समय में हमारे 70 सालों के इतिहास में जनता इतनी समझदार भी नहीं हो पाई है आज तक, जितना उनको ज्ञान नहीं देने में असक्षम रहे आज तक के नेता, कि कौन सी सड़क कौन सी सरकार के अंडर में आती है, कौन सी केंद्र सरकार के अंडर में आती है, कौन सी राज्य सरकार के अंडर में आती है। तो लोगों को लगता है कि ये काम किया जो केंद्र सरकार ने किया है, वो लोग उसका श्रेय भी राज्य सरकार को दे देते हैं, और जो राज्य सरकार ने किया उसका श्रेय भी केंद्र सरकार को चला जाता है। तो जो मुद्दे रहेंगे, मुद्दे जो तुरंत के, और जो मुद्दे हैं जिनसे आम जनजीवन प्रभावित होता है, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के बीच में जो मुझे पर्सनली लगता है जिस प्रकार से जत्थेबंदियों ने ज्यादतियां की है लोगों के ऊपर, गुरुद्वारों से, जो एक धर्म का एक सिंबल है गुरुद्वारा, वहां से घोषणाएं करवाई गई गांवों के अंदर कि जो किसान आंदोलन में सहायता नहीं देगा उसके खिलाफ हम जाएंगे, उसकी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से बीजेपी के नेता, ये किसानों वाला मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं दीपक जी, क्योंकि आप चूंकि जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, ये किसानों वाला मुद्दा काम करेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों के लिहाज से अगर पूछे तो? अभी तक जो किसानों वाला मुद्दा है, ये इसमें किसी प्रकार का कुछ अंत नजर नहीं आ रहा है। जिस मुद्दे को लेकर कुछ पार्टियां इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कोई तंत्र नजर नहीं आ रहा है। साफ परिणाम हमें ऐलनाबाद चुनाव में देखने को मिल गया था, जहां पर जिस विधायक ने अपना इस्तीफा किसान आंदोलन के हक में दिया था, उसको अपने दोबारा से जीतने चुनाव में जीतने के लाले पड़ रहे थे। जी ठीक है, तो मतलब चुनाव में ये किसानी का मुद्दा काम नहीं करेगा, विकास का रहेगा। इसने इतने समय में जितना कंपैरिजन करेगी जनता समझदार हो चुकी है कि किसने कितना विकास किया था, आज किसने कितना किया है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये कंपैरिजन होगा, इसी के आधार पर चुनाव का रुख तय होगा। ठीक है, मेरे सहयोगी मुकेश मंडल भी मेरे साथ जुड़े हैं। मुकेश, मैं आपके पास आता हूं। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो कोरोना रहने वाला है इस बार। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना के टाइम पे चुनाव करवाना, वो भी वैसे राज्य में जहां पे जो वोटर हैं उनकी तादाद काफी है। जैसे हम यूपी की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हालांकि मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा की बात करें तो वहां वोटर्स कम है पंजाब के मुकाबले, लेकिन पंजाब की माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के मुकाबले उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम जो सियासी दल हैं उन्होंने मांग की थी चुनाव आयोग से। जब चुनाव आयोग की टीम गई थी अलग अलग प्रदेशों में जहां पे 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो तमाम जो नेता है, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, उन्होंने सबसे पहले मांग की थी कि हम चुनाव करवाने के कंडीशन में है, आप चुनाव करवाइए। हालांकि चुनाव आयोग की टीम ने साफ तौर पे कह दिया था कि चुनाव जो होंगे उसको लेकर जो कोविड की गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर तमाम चीजों को लेकर ही तैयारी की जा रही है। और चुनाव आयोग ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम चुनाव करवाने की स्थिति में है, कोविड से निपटने के लिए हमारे पास इंतजाम है। हालांकि आपने देखा कि कोविड के टाइम पे ही बिहार में चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो है चुनाव आयोग के पास कि कोविड के समय में किस तरह से चुनाव करवाया जाता है। और यही वजह है कि 5 राज्यों में आज हरी झंडी मिल जाएगी 3:30 बजे के करीब, जो किस राज्य में कब चुनाव होने हैं, कितने चरणों में होने हैं। हालांकि एक चीज और निकल के आ रही है केशव, यहाँ पे जो गृह मंत्रालय है उन्होंने 225 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि मंजूरी मिल गई है जो अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे चुनाव में। वो भी चौंकाने वाली तारीख है, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की इजाजत अभी दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग भी सतर्क हो गया है, चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर चुका है कि किस तरह से और कहां चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस एक चीज और निकल कर सामने आ रही है, जो मतदान में जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, चाहे पुलिस की बात करें, अर्धसैनिक बलों की बात करें, या जो पोलिंग बूथ पे एजेंट रहेंगे उनकी बात करें, तमाम जो लोग हैं उनको डबल डोज लेना जरूरी है, तभी वो चुनाव में वो अपनी जो है कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो वोटर जिनको 2 वैक्सीन नहीं लगी है, यानी दोनों डोज नहीं लगी है, उसको लेकर चुनाव आयोग ने साफ तौर पे जो असमंजस की स्थिति थी कि क्या वो लोग वोट डाल पाएंगे, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया कि वो लोग भी वोट डाल पाएंगे। जिन्होंने एक वैक्सीन भी नहीं ली है, चाहे एक वैक्सीन ली है, वो लोग भी इस बार वोट डाल पाएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है और अधिकार हम छीन नहीं सकते। तो तमाम चीजें थी जिसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब ये तमाम चीजें क्लियर हो चुकी है। चुनाव आयोग चुनाव करवाने के मूड में है और यही वजह है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसके अलावा बात करें तो चुनाव आयोग की जो तमाम, ठीक है, मैं आता हूं मुकेश, मैं आता हूं आपके पास। अनिल गोयल जी मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। चुनाव आयोग ने जो कहा है, तारीखों का ऐलान कर देंगे, आज तय हो जाएगा सब कुछ।
चुनाव आयोग सख्ती से चुनाव कराएंगे और हम चुनाव आयोग की हर जो आदेश होगा उसकी पालना करते हुए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मैदान में जाएंगे। और निश्चित तौर पर भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं अभी सुन रहा था सुशील जी जो कह रहे थे कि हम हित में चुनाव आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब ये अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। जब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया तो ये कहते हम चुनाव चाहते हैं, बाहर कह रहे हैं हम चुनाव को टालना चाहते हैं। मतलब ये दुविधा में, कांग्रेस दुविधा में है, लेकिन भाजपा दुविधा में नहीं है। भाजपा चुनाव आयोग जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे और चुनाव आयोग के अनुसार ही हम चुनाव में जाएंगे। वैसे गोयल साहब, तैयारियां करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन इस बार लोगों का यह मानना है कि तैयारियां अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चुनौती वैसी ही है जैसे कि दूसरी लहर से पहले थी। उस समय भी हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 राज्यों के चुनाव एक नई मुसीबत को बुलावा दे सकते हैं, और उसके बाद दूसरी लहर में देश ने कैसा चुनौतीपूर्ण समय देखा, सभी को ध्यान है सर। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नसीहत दी है उसे मानने में थोड़ा सा ठीक ठाक सा है? अभी 1-2 महीने अगर आगे चुनाव जाते हैं तो केशव जी, चुनाव आयोग ने इस विषय को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार थे। तो भाजपा ये चुनाव के लिए अगर वो मने करती तो ये कहते हम चुनाव से भाग रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो कहा कि सुशील जी कह रहे, यादव जी कह रहे थे, तो निश्चित तौर पर अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। तो हम चुनाव आयोग का जो भी फैसला है वो हमें मान्य है। हम चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्र एजेंसी के अनुसार जो भी वो तय करेंगे हम उसका पालन करते चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा, आपको एक बात, हमारी पूरी भाजपा ने स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन जो क्लासें हैं या बड़चोड़ जो बैठके हैं, जो मीटिंग्स हैं, हमने बहुत पहले से चालू कर रखी हैं। इसलिए हम बिल्कुल कोविड नियमों का पालन करते हुए और बिल्कुल कहाँ होता है गोयल साहब, कोविड नियमों का कहाँ पालन होता है? मतलब किसी भी नेता का सपना होता है कि अपने सामने हजारों लाखों की वो भीड़ देखें, और किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, अकेले आपकी नहीं कह रहा मैं, सुशील जी के भी नेता हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भीड़ को नियंत्रित कैसे करें सर? रैली में आती हुई भीड़ किसे बुरी लगती है? केशव जी, निश्चित तौर पर इस बार चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सारी भूमिका चुनाव आयोग की हो जाती है। और चुनाव आयोग जो घोषणा करने वाला है, हो सकता है बहुत सख्त घोषणा करे, सख्त नियम बनाए, और उन सब नियमों को मानने के लिए सभी पार्टियां बाध्य हैं। और चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि कोई भी पार्टी उस नियम को नहीं मानती तो चुनाव अधिकारी चुनाव उस पर पेनल्टी लगा सकता है। चुनाव आयोग उसकी गलती के हिसाब से जो भी फैसला लेगा, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है, वो ले सकता है। और मैं निश्चित तौर पर जब चुनाव के अंदर सभी योद्धा पहुंचते हैं तो कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ता। वो तो जो हंटर है, चुनाव आयोग को हंटर चलेगा और उसको आगे। ठीक है, मैं एक सवाल और ले रहा हूं अनिल जी आपसे, फिर मैं सुशील जी के पास आऊंगा। दीपक गहलोत जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे यूपी के चुनाव हो चाहे पंजाब के चुनाव हो। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा कृषि आंदोलन रहा, पूरा वाकया रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला आया, पंजाब में किस तरह से इफेक्ट करेगा? ये चुनावी मुद्दा आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे या बन पाएगा? क्या सिनेरियो लगता है? केशव जी, सही मायनों में किसान पूरी तरीके से समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी काम करा है किसानों के हित में करा है। और ये 3 जो कृषि कानून है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आपको समझा नहीं पाए, हमने आपके हित में कोई कानून लाए थे, हम आपको समझा नहीं पाए, हम आपको वापस लेते हैं। यानी निश्चित तौर पर इस बात से ये पूरी तरीके से मैसेज गया है कि सरकार कहीं गलत नहीं है। सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया, हम क्या, और वो है हम समझा नहीं पाए, तो उन्होंने किसानों की बात मानते हुए कानून को वापस लिया है। इसलिए अनिल जी आपका जो हार्डकोर वोटर है, जो कि प्रधानमंत्री के 56 इंच वाले सीने के लिए आपके साथ जुड़ा रहता है, जिसे दबंगई वाला रूप पसंद है प्रधानमंत्री का, वो भी तो नाराज हुआ है सर इस फैसले से। नहीं, देखो आप, ये हमारी लड़ाई कोई विदेशियों के साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध नहीं कर रहे। जो किसान है वो भी हमारे देश के भाई है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसलिए अगर मानो सपोज करो हमने उनके हित में कोई फैसला भी लिया है और वो किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपनों के बीच में एक कदम पीछे हटना, अपनों के बीच में एक कदम आगे बढ़ना, कहीं कोई इज्जत और बेइज्जती का मामला नहीं है। ये आप समझा देंगे हमारे प्रधान, ये आप उन लोगों को, ये गोयल साहब आप समझा देंगे उन लोगों को जो नाराज हुए हैं आपसे, आप ही के लोग?
नहीं, बिल्कुल समझेंगे। इसके अंदर कहीं कोई घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। ठीक है सर, ये हमारे लोग हैं और हमने उनके लिए हित में फैसला करा। ठीक है सर, ठीक है। मैं सुशील जी से रिएक्शन ले रहा हूं, वो बोल रहे हैं कुछ, फिर मैं दीपक जी आपके पास आता हूं, फिर मैं तुरंत। सुशील जी। केशव जी, अनिल जी ने कहा भी कि किसान थे, हमारे अपने थे, हम समझाने का प्रयास करते रहे। अगर अनिल जी आप किसानों को अपना मानते ना, तो आप 1.5 साल तक उनको सर्दी में ठिठुरते हुए, गर्मी में मरते हुए इतनी सही सादत देखते क्या? 1.5 साल लगा आपको समझने में कि ये मेरे अपने थे। दूसरी चीज, आपके विकास 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 चिल्लाते हो, विकास धरती पे ही करना होगा। धरती किसान की है, आप किसान को अपना मान नहीं रहे, तो विकास करोगे कहां जब धरती के मालिक को नहीं मान रहे तो आप। ठीक है दीपक जी, जल्दी से। केशव जी, ये क्या है कि सब लीपापोती करने में लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी गोयल साहब कह रहे हैं कि हम सब सिर्फ समझाने में चूक गए, तो वापस हटने से अच्छा तो ये था कि एक बार समझा देते ढंग से। ठीक है, और ये ठीक है, जो भी अभी भारत के साथ सबसे अच्छी इसकी, भारत की सबसे ज्यादा खूबसूरती जो है वो भी इसकी डेमोक्रेसी है, और जो सबसे बड़ी एक अभिशाप है इसके लिए वो भी कई बार डेमोक्रेसी ही दिखती है। तो लोग अपने अपनी मेरा सोना और दूसरे का मिट्टी साबित करने में तो लगे ही रहते हैं। भाजपा के लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी थी किसानों को खालिस्तानी घोषित करने में। आज चलो ठीक है, अनिल गोयल साहब ये कह तो रहे कि वो हमारे अपने ही है, और जिस तरीके से सुशील जी कह रहे हैं, सुशील जी आप लोगों के नेता तो विदेशों में बैठे हुए हैं जब जिस समय में ये दौर चल रहा है, तो ठीक है, एक बार ग्राउंड पे आने की जरूरत है दोनों को ही। और जो भी ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, मेरे पास समय की आज थोड़ी कमी है। सुशील जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका, अनिल गोयल जी बहुत धन्यवाद, मुकेश आपका भी बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।